और खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुतासरा तंजीम के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस मामले में एनआईए ने दिल्ली और यूपी में 17 मकामात पर छापेमारी की है। इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार जबकि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने दिल्ली के जाफराबाद में 4 मकामात पर छापेमारी की है। एनआईए ने छापेमारी में कुछ सामान भी जब्त किया है। जाफराबाद में की गई छापेमारी में 5 मुस्लिम नौजवान मुज़क्किर, फैसल, आजम, फहीम और अनस को गिरफ्तार किया है। आज सुबह एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से ये सर्चेस एक आईसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। दिल्ली के जाफराबाद में एनआईए की छापेमारी सुबह 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही। जाफराबाद की गली नंबर 24 के रहने वाले मोहम्मद अनस को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इस मौके पर एनआईए ने बड़ी तादाद में सामान जब्त किया है। मकामी लोगों के मुताबिक जिस मोहम्मद अनस को गिरफ्तार किया गया है वो अमेठी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और उसका खानदान काफी शरीफ है। हालात का जायजा लिया हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त मैं जाफराबाद की 24 नंबर गली में हूं और मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं ये मोहम्मद अनस नाम के उस लड़के का है जो अमेठी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था। ये घर है उनका, पीओपी का काम यहाँ पर होता था। लड़का पढ़ा लिखा था और कभी इस लड़के के बारे में कोई बात नहीं सुनी गई। तो ये पूरा घर है जहाँ पर सुबह जो है 2 बजे से एनआईए की टीम यहाँ पर लगी हुई थी। कुछ देर पहले यहाँ से वो टीम निकल कर गई है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसने यहाँ से बरामद दिखाने की कोशिश की है। कई सारे कट्टे थे, कई सारे जो ऐसा लगता था प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ से लेकर गए हैं। पूरा परिवार जो है वो बहुत सदमे में है और वो शायद बात करने के लिए भी पूरी तौर से तैयार नहीं है। इस वजह से अभी सारे लोग अंदर हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही वो सारे लोग जो है यहाँ से गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं मुसलसल, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो यामीन, ये जो लड़का था अनस, कैसा लड़का था, किस तरह का क्या काम करता था? इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का। ये घर वाले बहुत शरीफ है, घर वालों को नहीं पता क्या होगा, एकदम वो खुश होट है। ऐसा रिकॉर्ड नहीं इसका किसी तरह का, किसी भी या कभी लड़ाई करी हो इसने, कुछ करा, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी तरह का। ये सब लड़कों के साथ मिलजुल के रहता था या अलग थलग रहता था? किस तरह का स्वभाव था इसका? अपना अलग ही, कोई मिलजुल के नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं किसी से कभी आज तक। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये पूरा घराना है, ये क्या काम करता है, किस तरह से रहते हैं ये लोग? यूपी का काम करते हैं और अच्छे लोग हैं सारे, सभी। हाँ, सभी अच्छे लोग हैं। समाज में यहाँ पर इज्जत है, सब लोग जानते हैं उनको? जी बिल्कुल, ये तो बात है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। किस तरह से जानते हैं, किस तरह से यहाँ की समाज में शामिल रहते थे? लोग हर चीज़ में काम करते हैं, पीओपी का काम है इनका और अच्छे सामाजिक लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। जिस तरह की बात यहाँ पर जो है एनआईए करके गया है, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ से रिकवर की हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? वो घर का इनका काम है, जो पीओपी पे पाइप भी लगते हैं, सब कुछ लगती है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या करके गए क्या नहीं, किसी को पता नहीं है ना। घर वाले परेशान है, क्या हुआ क्या एकदम ये।
जिस तरह की तो 8 बजे काम पे चले जाते हैं अपने। जिस तरह की आतंकी की साजिश और इस तरह की बातें की जा रही हैं, मैं कुछ नहीं कह सकते। तो ये मोहल्ले के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ लोग था, शरीफ खानदान है, और इस तरह की बात जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीओपी का काम था, उस तरह के पाइप्स वगैरह हैं जो यहाँ पर जो है वो लेकर जाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का जो है इंजीनियर था और इम्यूनिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको भी एनआईए अपने साथ लेकर गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं एनआईए के जरिए अमरोहा से गिरफ्तार किए गए मुफ्ती सोहेल को एनआईए मास्टरमाइंड बता रही है। वहीं जाफराबाद में रहने वाले मुफ्ती सोहेल के वालिद के मुताबिक एनआईए ने उनके घर में तकरीबन 7 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मुफ्ती सोहेल के वालिद से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। हमारे साथ मुफ्ती सोहेल के वालिद हफीज साहब हैं। हफीज साहब, जिस तरह का दावा कर रही है एनआईए, क्या सच्चाई है, क्या हुआ था आखिर सुबह में? सुबह में ये हुआ कि सुबह 4:30 बजे ये लोग आए, इन्होंने बेल बजाई। मैंने कहा उनसे कौन, मैंने देखा तो पुलिस वाले बोले हम पुलिस वाले हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैं पहुंचा वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि भाई दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। मैं ऊपर ले आया उनको। ऊपर लाने के बाद मैंने पूछा सर आप बता दीजिए मुझे आप कहाँ से, कौन लोग हैं। बोले हम आप पहले आपके यहाँ की तलाशी लेंगे, हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन ली है। सुबह 4:30 बजे आए थे वो, और 12 बजे तक उन्होंने तलाशी ली हमारे यहाँ। और तलाशी इस तरह से ली कि पूरे घर का सामान, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने छोड़ दी हो। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना, कोई ज़्यादती नहीं करना। तो वो कहने लगे कि भाई आपके यहाँ में कुछ मिला ही नहीं, तो हम आपके साथ क्या ज़्यादती करेंगे, कुछ करेंगे हम पे। वो जो अफसर थे उनका नाम था अशोक। तो उनसे मैं मुतमईन हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बात ये कही कि कहने लगे आप परेशान मत होइए, आपके यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, अगर कुछ मिलता तो हमारे यहाँ से किसी को उठा के लेके जाते। हाँ, हमारे यहाँ के मोबाइल लगाए सबके, वो सबके मोबाइल लगाए। दूसरा ये मेरा काम है इन्वर्टर बैटरी का, तो बैटरी के इन्वर्टर के छोटे छोटे सर्किट हैं, वो उनकी समझ में नहीं थी। वो जैसे उसके सर्किट है या मोबाइल का चार्जर का सर्किट है, वो रखा था। बोला आप बैटरी बनाते हो, हमने कहा ये बैटरी बनाते हैं। तो उन्होंने वो सर्किट डाल करके उन्होंने सील कर दिया कि कहने लगे भाई ले जाते। हमने कहा ले जाइए। अच्छा, इतनी देर तक वो आपके पास रहे, उन्होंने सुहेल के बारे में कुछ बात बताई, कुछ बताया? नहीं, हमें तो पता ही नहीं सुहेल के बारे में। हमें तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों आए हमारे यहाँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि हमारे यहाँ क्यों आए, कौन है, किस वजह से आए। ये तो मुझे बहुत बाद में पता लगा, उन लोगों के जाने के बाद, बहुत देर के बाद पता लगा कि सुहेल को भी उन्होंने वहाँ से अमरोहा से उठवा दिया। तब मुझे मालूम हुआ, वरना मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि सुहेल के बारे में आए हैं यहाँ पर ये। अच्छा, सुहेल क्या करते थे, उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की? सुहेल दारुल देवबंद में उन्होंने आलिम का कोर्स हासिल किया वहाँ पर। और अभी कुछ दिन पहले वो अमरोहा गए थे, तो वहाँ पढ़ा रहे थे। वो कितने दिनों से अमरोहा में पढ़ा रहे थे? 2 महीने हो गए तकरीबन। मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मतलब कहीं से कहीं तक ऐसे कामों में हो भी सकता है वो। मैं क्या, पूरा इलाका जानता है, पूरा इलाका लोग बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। कभी किसी के साथ गलत ही नहीं था, कभी कोई गलत बात नहीं करता था, कोई गलत गैर शरई बात नहीं करता था। वो किसी के साथ कभी नहीं की उसने। क्या वो कभी बाहर भी गए, मुल्क से बाहर गए, पासपोर्ट वगैरह था उनके पास? नहीं, कहीं नहीं गए। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एनआईए जो बात कह रही है उसकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन उनके वालिद साहब हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो किसी तरह की सरगर्मी में वो मुलविस नहीं था, और अगर ऐसा होता तो वो बात उनके सामने आ जाती। ऐसा नहीं था, और उनको इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि सुहेल ऐसा कोई काम जो है वो कर सकता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के जाफराबाद से मोहम्मद आजम नामी नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब मोहम्मद आजम के घर पर ताला लग चुका है। मोहम्मद आजम की मेडिकल स्टोर है। हमारे नुमाइंदे ने मोहम्मद आजम के भाई नदीम अहमद से बातचीत की। नदीम अहमद के मुताबिक आजम कभी भी किसी गलत काम में मुलविस नहीं रहा है। नदीम के मुताबिक मुफ्ती सोहेल से आजम सिर्फ दवाइयों के सिलसिले में मुलाकात करता रहा है। जाफराबाद में जिन 5 लोगों को एक तरह से गिरफ्तार किया है, या बल्कि ये कहना चाहिए कि यहाँ से उठाया है, उसमें मोहम्मद आजम का भी एक नाम है। हमारे साथ उनके सगे भाई नदीम अहमद हैं। नदीम भाई,
कहा जा रहा है कि उसका इससे लिंक था, उससे लिंक था, इससे लिंक था, मुफ्ती सुहेल जो है उससे बड़े मिलते थे। क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उनसे ही सलाम दुआ थी। मैंने आपको बताया कि उनके वालिद साहब कम से कम काफ़ी टाइम से बीमार हैं, हफीज़ भाई, तो उनकी दवाइयाँ लेने मतलब मुफ्ती साहब आते थे, उसी टाइम पे सलाम दुआ होती थी बस। और कोई मतलब उठना बैठना नहीं था, आना जाना नहीं था, बस इतने ही ताल्लुकात थे और कोई नहीं है। मतलब सुबह जब NIA के लोग यहाँ पर आए थे तो आप ऊपर भी गए थे, क्या बात हो रही थी वहाँ पर और क्या चीज़ें वहाँ पर आपसे बताई गई? फिलहाल तो हमें तो कुछ नहीं बताया, हमने मालूम भी करा तो कह लें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हम पूछताछ के लिए आए और मतलब इंक्वायरी के लिए आए। जो उन्होंने घर के मतलब सारी तलाशी ली, मचान की, बेड की और कपड़े लत्तों की, इन चीज़ों की सभी के लिए है। तो वो पूछने भी लगे मतलब अमरोहा में कौन है तेरा तुम्हारा मतलब, तो वो कहने लगे भाई हमारा पुराना घर है मतलब अमरोहा में, हमारे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। तो कहने लगे कैसे जाते हो वहाँ पर, तो कहने लगे खुशी और गम में जाते हैं, बाकी तो और कोई है नहीं वहाँ। कौन रहता, किससे बात करते हो? कहने ताए के लड़के हमारे जो उनसे मतलब बातचीत होती है, फादिल भाई, आदिल भाई वगैरह। अच्छा, एक बात और ये भी है कि जो आजम भाई थे आपके, वो क्या करते थे? बताया जाता है मेडिकल स्टोर चलाते थे, क्या मेडिकल स्टोर उनका अपना है या कैसा है, किराए पे है, क्या चीज़ है? नहीं, मेडिकल स्टोर तो असल में जगह तो किराए पे है, बाकी जो मतलब सामान है, दवाई वगैरह उनकी है। मतलब इस तरह बस ये था कि सुबह आना और रात को जाना, या गली में भी कोई नहीं बता सकता सलाम दुआ के अलावा, मतलब किसी बैठ उठो इस तरह की बात नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि हरकतुल हर्ब से एक लिंक था और मुफ्ती सुहेल जो है वो पैसे फंडिंग करते थे, इस तरह की बात क्यों है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह का तो है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होते। जितने भी माशाल्लाह ये गली के बुजुर्ग हैं, बड़े जानने वाले हैं, एक एक आदमी से मतलब आप पूछ लीजिएगा मतलब कैसे हैं। NIA वाले क्या कुछ चीज़ें लेके गए हैं जो आपको दिखाई हो कि हम ये चीज़ें लेके जा रहे हैं? वो एक तो 2 मोबाइल ले गए हैं और एक वो मेडिकल से वो था RDX जो होता है उसका, वो ले गए। वो बिल्कुल बेकार था, मतलब 2-3 साल पुराना बेकार हो गया था। और एक मोबाइल मेडिकल से भी लिया जो 3 साल हो गए थे बन हुए हुए। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये नदीम अहमद हैं, मोहम्मद आज़म के भाई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है नदीम को सिर्फ शक की बुनियाद, आज़म को सिर्फ शक की बुनियाद पर ले जाया गया है। और जहाँ तक उसके लिंक की बात है तो सिर्फ मुफ्ती सुहेल जो है सिर्फ उनसे जान पहचान थी, क्योंकि ये भी अमरोहा कराने वाले हैं और सुहेल भी जो है वहीं पर पढ़ा रहे थे। जहाँ तक किसी और तरह की सरगर्मी की बात है तो ऐसी सरगर्मी इनकी नज़र में नहीं आई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तलाक सलासा बिल पर लोकसभा में जुमेरात को बहस होगी और इसको पास कराने के लिए बीजेपी ने ऐवान में अपने अरकान की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए व्हिप भी जारी किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत विजय गोयल ने बताया कि मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2018 जुमेरात को लोकसभा में बहस के लिए लाया जाएगा, जिसे देखते हुए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए हुकूमत पहले भी एक बिल ला चुकी है जो लोकसभा से मंजूर होने के बाद राज्यसभा में फंस गया था, क्योंकि वहां हिज़्ब इख्तिदार के पास तादाद नहीं है और अपोजिशन को बिल की चंद दफात पर सख्त एतराज था। हुकूमत ने बिल मंजूर कराने में ताखीर को देखते हुए इस साल सितंबर में अपोजिशन की चंद तरामीम को कबूल करके एक ऑर्डिनेंस लाया था जो अब नाफिज है। पुराना बिल अब भी राज्यसभा में ज़ेर इल्तवा है, जबकि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की शक्ल पर भी नया बिल लोकसभा में इसी सेशन में पेश किया है। तलाक सलासा का बिल कल पार्लियामेंट में पेश होना है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर कमाल फारूकी से बात की। हुकूमत कल पार्लियामेंट में तलाक सलासा का बिल दोबारा से लाने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब लाई थी बिल तो पास नहीं हो सका था। हमारे साथ कमाल फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर हैं। फारूकी साहब, कल बिल आ रहा है, कई तरह की तरमीमात की गई हैं, क्या आप लोगों को कबूल होगा? नहीं, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि ऑपरेटिव है इस वक्त, और उसमें कहा गया है कि तलाक़ सलासा अगर एक बार में तीन तलाक़ दी जाएं तो वो वैलिड तलाक़ नहीं मानी जाएंगी। तो हम कानूनी तौर पे पूछना चाहते हैं कि जो एक्शन वैलिड ही नहीं है उसके ऊपर आप सज़ा किस बात की देना चाहते हैं? और ये सिवाय मज़ीद इनको मुसलमान औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये इस बिल के ज़रिए जो है ना मुसलमान औरतों को परेशान करने की एक साजिश है। 3 रियासतों में हुए हालिया असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के असबाब पर गौरखौज में मसरूफ बीजेपी को RSS ने मशवरा दिया है कि वो तरक्की और हिंदुत्व के मामले को यकसा अहमियत दे। RSS के तर्जमान ऑर्गेनाइजर ने हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज पर अपने इदारिये में लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी तरक्की से मुतल्लिक़ पॉलिसियाँ यकीनी तौर पर बीजेपी के लिए वोट हासिल करने का जरिया रही है, लेकिन
राय दहंदगान को बांधे रखने के लिए हिंदुत्व को भी यकसा अहमियत देना होगा। इदारिये में कहा गया है कि हिंदुत्व की अहमियत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलकर अपनी सेकुलर और अक़लियती हिमायत वाली छवि को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का है कि पीएम मोदी की क़यादत में तरक्की और हिंदुत्व को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम के तौर पर कैसे पेश करे। झारखंड के लातेहार में गौरक्षकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी के अहले खाना दिल्ली पहुंचे, जहां इन्होंने हुकूमत से सिक्योरिटी और मुआवजा फराहम करने की अपील की। इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी के अहले खाना झारखंड के लातेहार से दिल्ली आए हैं। कुछ समाजी तंजीमों की मदद से ये लोग दिल्ली आने में कामयाब हुए। दरअसल दोनों खानदान अपने अहले खाना की मौत के बाद टूट गए हैं। पहले मवेशी बेचने का काम करते थे, तो अब डर के मारे दोनों खानदानों ने मवेशी खरीदने और बेचने का काम छोड़ दिया है। हालात बुरे हैं, इसलिए हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत तरह तरह के गुजर रहा है, इसलिए कि कमाने वाला लड़का था, अब वो कमा रहा था, उसका पीछे सारे लोग चल रहा था। अब उस दिन से जो ऐसा घटना हुआ, उस दिन से सारे धंधा बंद हो गया। अब गुजर बसर किसी तरीके से कर रहे हैं। अब ये डर लग रहा है कि कुछ वो लोग उड़ की धमकी भी देता है। हम लोग सरकार को मुआवजा मांगे थे, उचित मुआवजा दे दे। पहले 50-50 लाख रुपया मांगे थे, एक नौकरी दे दीजिए और घर भी दीजिए, और उस सब के उचित फैसला। जैसे अब कोर्ट, रांची हाई कोर्ट में जो आ गया, उसको बेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेल होने के बाद हो सकता है फिर भी मार सकता है हम लोग। उन लोग 8 उन लोग पकड़ाया है, उन लोग के हाई कोर्ट से उन लोग के बेल न होवे, नहीं तो हम लोग का अभी भी डर है। उन लोग से धमकिया रहा है कि अगर कोई तरह से हम लोग के बेल हो जाएगा कोर्ट से, तो हम लोग फिर अब लोग के फिर मारेंगे। न मुआवजा मिला है, न नौकरी मिला है, और छोटा छोटा बच्चा भी है। हमारा उचित मुआवजा मिलना चाहिए और एक नौकरी मिलना चाहिए। दोनों मुतासरा खानदानों को डर है कि अगर उम्र कैद की सजा पा चुके 8 मुजरिमीन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, तो उनकी जान को खतरा लाहक है। उनके मुताबिक उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। अभी देखा जाए तो इसमें लातेहार सेशन कोर्ट ने इनको तो आजीवन कारावास तो दे दिया है, आज एक्यूज्ड है। अब लातेहार झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड का ही एक केस देख लीजिए, अलीमुद्दीन अंसारी का केस जो रामगढ़ का था, उसमें 11 लोगों को दोषी पाया गया था और उनको आजीवन कारावास हो गई थी, और वापस उनको हाईकोर्ट में से वो अपील में चले गए, हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गई। उसी तरह से अक्यूज का ये राइट है कि वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील करे, और हमारा भी राइट बनता है, विक्टिम का और इन्फॉर्मेंट का भी राइट है कि वो अपील में जाए और बेल को जाए तो उसको विरोध करे। मान के चलिए कि वही मजलूम भाई था, तो बहुत सहारा चल रहा था उस बिन स्पीड पर। जब है किसी मेला में खरीदते थे, किसी मेला में ले जाकर बेचते थे। अब वो सारा काम तो बंद हो गया, हम लोग भी डर से छोड़ दिए, सारे छोड़ दिए। तो वही जो हल्का फुल्का खेती बाड़ी है, उसी में से मनो किसी तरीके से मनो जीवन पालन को कर रहे हैं। अथी गौरक्षक दल वाला पकड़ करके और इम्तियाज के और मजलूम के पूरा बहुत मार मार के पूरा बदन फुला दिया था। इसके बाद पकरी जंगल में ले करके फांसी लगा करके और इसके बाद चल दिए सब। लातेहार में गौरक्षकों ने इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी को पहले हमला करके मारा पीटा और फिर उन्हें पेड़ से लटका दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। नोएडा के पार्कों में नमाज पर रोक लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी के नाम भेजे गए नोटिस में कमीशन ने कंपनियों को भेजे गए उसके नोटिस पर एतराज जताया है। कमीशन का कहना है कि नमाज पढ़ना आइन के मुताबिक मजहबी हक है और पुलिस एहलकार निजी मामलों को कंपनियों पर नहीं थोप सकते। हमारी आवाज हमारा अधिकार नामी तंजीम की 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर अहमदाबाद में एक शाम नफरत भरी ताकतों के खिलाफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान नफरत की सियासत के खिलाफ एक स्टेज से आवाज बुलंद करते नजर आए। एक शाम नफरत भरी ताकतों के खिलाफ प्रोग्राम में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ने
मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर गिरगिट नामी ड्रामे को भी पेश किया गया। एक साल के अंदर आज हमने अहमदाबाद में चाहे देश में हमने एक यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के काफ़ी हमने ऐसे काम किए और लोगों की मांग थी कि भाई एक जब अगर आपका एक साल पूरा हो रहा है तो एक उसको बड़े जश्न के तौर पर मनाया जाए। आप किसी भी नज़र से देख सकते हैं क्योंकि जो आज देश के हालात जो बिगड़ रहे हैं उन बिगड़े हुए हालात के अंदर हम सिर्फ एक हमारी आवाज़ और हमारा अधिकार यानी हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, उन सरकारों के सामने हम चुनौतियां बनकर रहेंगे। प्रोग्राम में दलित मुस्लिम इत्तेहाद और इन्हें तालीम के मैदान में आगे लाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जितना जोर लगा रहे मोदी जी, संघ के लोग, भाजपा के लोग लगा दे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। आज दलित भी थे, मुसलमान भी थे, पाटीदार भी थे, युवा भी थे, मजदूर भी थे। तो अहमदाबाद के रखियाल की इस जनसभा से कहीं ना कहीं ये मूड सेट हो गया है। 2019 का बिगुल फूक गया है और हम लोगों ने तय किया है मोदी जी, संघ और भाजपा जितना भी मंदिर और मस्जिद पे चिल्लाए, हम बात करेंगे 2 करोड़ रोजगार की, किसानों की आत्महत्या की। सबके साथ सबके विकास के मोदी जी के मॉडल में किसान और युवा वर्ग के लिए कोई जगह नहीं। सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि उनके पीछे पुतले लगे, ये चाहते थे कि अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार मिले। हमारी आवाज हमारा अधिकार नामी तंजीम के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों में सियासी बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। अहमदाबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आरिफ आलम की रिपोर्ट। गुजरात वक्फ बोर्ड के गांधीनगर में मौजूद दफ्तर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में वज़ीर आला विजय रूपानी ने सूरत और राजकोट की जोनल ऑफिस के साथ ही साथ सिटीजन चार्टर का इफ्तिताह किया और सूरत एकता ट्रस्ट को गुजरात वक्फ बोर्ड की जानिब से एक एम्बुलेंस भी अतिये में दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रूपानी ने वक्फ बोर्ड के कामकाज की तारीफ भी की। सिटीजन चार्टर और जोनल ऑफिस के क़याम के लिए विजय रूपानी ने वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सज्जाद हीरा ने कहा कि सिटीजन चार्टर के जरिए गुजरात के 12,000 वक्फ इमलाक के ट्रस्ट का काम सही तौर पर किया जाएगा। वज़ीर का यह पहला मौका था जब गुजरात के वज़ीर आला वक्फ बोर्ड के किसी प्रोग्राम में शरीक हुए। सेवा माटे काम करनारा ट्रस्टो छे के जे छेवाड़ानो, गरीब, भाई बहन, शिक्षण, आरोग्य वगैरह काम એ ટ્રસ્ટો દ્વારા થાય છે ને ટ્રસ્ટોની મિલકતો અને ટ્રસ્ટોની પ્રોપર્ટીઓ એ બધાનો વહીવટ ટ્રસ્ટીઓ કરતા હોય છે અને સીધા વકફ બોર્ડ સાથે જોડાયેલા હોય છે ત્યારે એના કામો ઝડપથી થાય, એના નિર્ણયો ઝડપથી થાય। आज सिटीजन चार्टर का माननीय मुख्यमंत्री के वरद हस्तक लॉन्च था। ये कार्यक्रम जो वकफ की कामगिरी है, जो उसकी टाइम लिमिट है, उसको आज बांधता है कि कोई भी कामगिरी ये टाइम टेबल के तहत होगी। महाराष्ट्र के जालना में हुए 62वां महाराष्ट्र केसरी मुकाबले में शोलापुर के बाला रफीक शेख ने महाराष्ट्र केसरी का खिताब अपने नाम किया। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले बाला रफीक शेख ने पूना के अभिजीत कटकेकर को शिकस्त देकर महाराष्ट्र केसरी का यह खिताब अपने नाम किया। बाला रफीक को शोलापुर की जानिब से खेलने का मौका नहीं मिला। यही वजह रही कि बाला रफीक ने इस टूर्नामेंट में बुल्डाना की तरफ से खेलते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की। अभिजीत ने गुज़श्ता 7 साल महाराष्ट्र केसरी का खिताब अपने नाम किया था। बुल्डाना में बाला रफीक का बड़े जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया। 2 वर्षापूर्वी तो खामगाव शहरामध्ये बुलढाणा जिल्हा कुस्तीगीर परिषदच्या माध्यमातून आमचे बाबा जे 1965 पासून बुलढाणा जिल्हा कुस्तीगीर परिषद संघाचे अध्यक्ष आहेत, राणा गोकुलसिंहजी सानंदा, त्यांच्याकडे तो आला। त्यांनी सांगितलं की माझी फार इच्छा आहे की मी केसरी गटासाठी मी खेळू अखिल भारतीय महाराष्ट्र केसरी कुस्तीगीर परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये। तर बाबांनी त्याला बघितलं, त्याच्यामध्ये स्फूर्ती होती, तो तरुण होता, गरीब होता, तो कोणत्या जातीचा हे न बघता बाबांनी त्याच्यामध्ये जो आत्मविश्वास बघितला। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ 115वें उर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरगाह में मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद आ रहे हैं। दरगाह में उर्स की तमाम रसूमात अदा की जा रही हैं।
कुल शरीफ, महफिल समा और लंगर पर ज़ायरीन का जम गफीर देखा जा रहा है। इस साल उर्स में शिरकत के लिए 99 पाकिस्तानी ज़ायरीन भी आए हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में कुल शरीफ की तकरीब जारी है। सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं। इन ज़ायरीन में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से लेकर मगरिबी बंगाल के ज़ायरीन शामिल हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ आना, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, इसलिए हम यहाँ आए और हमारी बहुत तमन्ना थी यहाँ पे आने की, क्योंकि हम नागपुर से इतनी दूर महाराष्ट्र से सफ़र करके यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह, महबूब इलाही का हम पे बहुत करम है। वो बुलाते वो बहुत बड़ी बात है और यहाँ से फूस से हम मालामाल हो और हमें यहाँ से बहुत कुछ अता हुआ है। दरगाह में हाजिरी देने के लिए बैरून ममालिक के ज़ायरीन भी यहाँ आए हुए हैं, जिसमें इस मरतबा पाकिस्तान से 99 ज़ायरीन पहुँचे हैं। ज़ायरीन में एक बड़ा तबका बरादरान वतन का भी है। उनका कहना है कि वो भाईचारे, खुशहाली के लिए दुआ कर रहे हैं। आज बाबा निजामुद्दीन साहब का 715 उर्स है। यहाँ सब धर्म के लोग आते हैं और अपना सजदा यहाँ करते हैं और मेन जो बात है कि सब धर्मों को प्यार और मोहब्बत मिलता है यहाँ पे। 28 दिसंबर तक चलने वाले उर्स में हजारों लोग दिल्ली आएंगे। यहाँ आकर अमीर गरीब, मजहब और मिल्लत का फर्क मिट जाता है और सिर्फ इंसानियत की बात की जाती है।